दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है और इन प्रदेशों को हमें एक एक करके देखना है और साथ ही हमें ये भी देखना है कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। हमें इस बारे में हर फैक्ट पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा किसके अनुसार, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, किसके अनुसार, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। यानी भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा कौन कौन से। मध्य उच्च भूमि, दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और जो तीसरा भाग है बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार। देखिएगा फिर सुनिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है कि फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है या प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, उच्च मध्य भूमि, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड पठार। अब दोस्तों जो उच्च मध्य भूमि है इसे 5 भागों में बांटा गया है। देखिएगा उच्च मध्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार, है ना, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। एक बार इन्हें देख लीजिएगा। मालवा का पठार, मालवा का पठार, दूसरा है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, है ना, और जो तीसरा है हमारा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, चौथा है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, है ना, और जो हमारा 5वां है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। क्या है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों को या भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है। देखिएगा कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है और 7, है ना। लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों को या प्राकृतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया है। वो 7 भाग कौन कौन से हैं, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। दोस्तों हमें इन्हीं को क्रम से पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। एक बात थोड़ी हम इन्हें मैप में लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इनकी आखिर लोकेशन क्या है। देखिए यहाँ छोटा सा मैप बनाएंगे, उसी में देख लेंगे। देखिएगा जैसे, हाँ कुछ इस प्रकार से देखिए मध्य प्रदेश की लोकेशन है।
ना छोटा ही सा में बनाएंगे मध्य प्रदेश, ताकि इसी में अपन है ना सारे पठारों को देख लें। देखिएगा जो हमारा मालवा का पठार है, इसकी मैप में लोकेशन कहाँ पड़ती है। देखिए जो हमारा ये वाला पठार है ना, ये वाला भाग, ये क्या है, मालवा का पठार। मालवा का, ये हमारे मालवा का पठार है। थोड़ा ये यहाँ तक पड़ता है, देखिएगा थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक ऐसे ऐसे मालवा का पठार है। दोस्तों जो ये वाला भाग है दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये बुंदेलखंड का पठार है। क्या है, ये बुंदेलखंड का पठार है। मैप में लोकेशन देखिएगा। और जो ये वाला अपना क्षेत्र है ना, ये वाला भाग कौन सा भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग। देखिएगा ये मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत, मध्य भारत का क्या पठार, ये क्या है, मध्य भारत का पठार है। अब जो ये वाला पठार है ना, दिखाई दे रहा होगा है ना, ये वाला है ना, ये क्या है, थोड़ा इसे और ऐसे कर लो, ये हमारा है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। क्या है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, क्योंकि यहीं तक है, यहाँ तक विस्तृत है, ऐसे ऐसे है ना, पतला पतला छोड़ी हुई, यहाँ तक नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आता है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। अब देखिए, अब जो ये वाला क्षेत्र रह गया है, कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये आता है रीवा पन्ना के पठार में। किस में आता है, रीवा पन्ना का, रीवा पन्ना का पठार। और दोस्तों ये नीचे का जो क्षेत्र बचा हुआ है, देखिएगा ये किस में आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। किस में आता है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और दोस्तों जो ये वाला भाग आता है, ये वाला क्षेत्र, थोड़ा ये यहाँ से है, ये किस में आता है, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र आता है अपना बघेलखंड के पठार में, पूर्वी पठार में। किस में आता है, बघेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार है। तो ये मैप में इसकी क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है। देखिएगा है ना, उत्तर पश्चिम में क्या है, मध्य भारत का पठार। मालवा का पठार कहाँ, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार है। और मालवा के पठार से जस्ट नीचे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, और उसके जस्ट नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दोस्तों और अगर हम पूर्व की बात करें, मालवा के पठार के पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में, और मध्य भारत के पठार के दक्षिण पूर्व में तो क्या है, बुंदेलखंड का पठार आता है। और बुंदेलखंड के पूर्व में क्या आता है, रीवा पन्ना का पठार। देखिए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के पूर्व में क्या पड़ता है, बघेलखंड का पठार पड़ता है। क्या पड़ता है, बघेलखंड का पठार। तो ये तो है इसकी हमारी मैप में लोकेशन। देखिएगा अगर हम इन्हें इसी के साथ पढ़ेंगे तो बोर्ड पर लिख नहीं पाएंगे, हमें इन्हीं पठारों को एक एक करके पढ़ना है। जैसे मालवा के पठार के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, रीवा पन्ना के पठार में, अर्थात हम सभी पठारों के बारे में हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इनमें कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनके भी साथ लेके चलेंगे। देखिए हमें कुछ गहराई से तो पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ऊपर ऊपर देखते रहेंगे तो शायद
वहाँ से क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए हमें इन्हें थोड़ा गहराई से देखना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मालवा का पठार, थोड़ा इसे साफ करके। क्या पढ़ना है अपन को? मालवा का पठार। अभी हमने मालवा के पठार के मैप में लोकेशन देखी, सभी पठारों की किस में लोकेशन देखी? मैप में। अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए मालवा का पठार, मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार आखिर अवस्थिति की बात करें कि यह कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के, हाँ, मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% है। कितनी है? मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 28% है। अर्थात यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। देखिएगा क्या है? सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा पठार है। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार क्या है? मालवा का पठार। कितना है? मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 28%। कई बार क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कितने परसेंट संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो कितना है? 28% है। इसका दूसरा पॉइंट हमें याद करने योग्य है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिएगा निर्माण, क्या देखना? निर्माण। दोस्तों मालवा के पठार का निर्माण दरारी नुमा ज्वालामुखी के उद्भेदन से तथा लावा के जमाव से हुआ। कैसे हुआ? जब ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, और लावा के जम जाने से मालवा के पठार का निर्माण हुआ। देखिएगा दरारी नुमा ज्वालामुखी के उद्भेदन और लावा के जमाव से, लावा के जमाव से किसका हुआ? मालवा के पठार का निर्माण हुआ। दोस्तों जिस पठार का या जिस क्षेत्र का निर्माण लावा के जमाव से होता है, वहाँ काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? अर्थात मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी जिस क्षेत्र में पाई जाएगी वो उपजाऊ होगी, क्योंकि काली मिट्टी कैसी मिट्टी है? एक उपजाऊ मिट्टी है, और इसमें कपास, सोयाबीन और गेहूं, क्या? कपास, सोयाबीन, गेहूं जैसे फसलों की खेती की जाती है। अर्थात इन फसलों की खेती यहाँ अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसे गेहूं का ढलिया प्रदेश भी कहा जाता है, गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। देखिएगा क्या कहा जाता है? गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होने के कारण इसे गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। गेहूं ढलिया पठार क्या कहा जाता है? इसे मालवा के पठार को गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। एक फैक्ट निकल के आता है कि चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया तो उसने यहाँ की जलवायु को, मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया, क्योंकि चीनी यात्री फाहियान उज्जैन गया था, मांडू गया था। जब उसने यहाँ का भ्रमण किया तो उसने जाना कि यहाँ की जो जलवायु है वो कहाँ की है? विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु है। तो चीनी यात्री फाहियान ने, किसने?
फाहियान ने, फाहियान कहाँ का था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री ने मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। क्या कहा? विश्व की, है ना, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। कहाँ की जलवायु को? मालवा की जलवायु को। किसने कहा? चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। आप भी एक पॉइंट को दो दो तीन तीन बार बोलिए, क्योंकि आप एक पॉइंट को जितनी बार बोलेंगे ये आपके दिमाग में उतने ही अच्छी तरीके से सेट होगा, है ना। तो इसका एक और पॉइंट हमें आगे क्या बढ़ाना है, देखिएगा ढाल। मालवा के पठार का ढाल कैसा है? तो मालवा के पठार का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। देखिएगा ढाल कैसा है इसका? उत्तर दिशा की ओर। कैसा है मालवा के पठार का ढाल? उत्तर दिशा की ओर ढाल है इसका। कैसा ढाल है? मालवा के पठार का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। वहीं हम इसके ढाल का अनुमान कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ प्रभावित होती हैं, तो नदियों को देख लीजिएगा एक बार। नदियाँ देखिए, यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं, चंबल नदी हुई, है ना, छिप्रा नदी हुई, काली सिंधी हुई, पार्वती हुई। एक देखिएगा चंबल, है ना, छिप्रा, काली सिंधी, है ना, पार्वती। ये क्या है? मालवा के पठार की बहने वाली मुख्य नदियां हैं, और इन नदियाँ कहाँ बहती हैं? उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो हम कह सकते हैं मालवा के पठार का ढाल कैसा है? उत्तर दिशा की ओर है। दोस्तों एक बात और हमें थोड़ा यहाँ देख लेना चाहिए था। कहाँ? हमने पढ़ा मालवा के पठार का निर्माण दरारी नुमा ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण हुआ, है ना। ये जो ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, जब मालवा के पठार का निर्माण हुआ था, तो कभी कभी एक काल के बारे में पूछ लेता है, किस कालखंड में हुआ, है ना। तो मेसोजोइक कालखंड में हमें नाम पूछ लेता है। कौन सा नाम? मेसोजोइक कालखंड। देखिए मेसोजोइक काल में या युग में, है ना, किस युग में? मेसोजोइक युग या काल में। इस काल में मेसोजोइक युग में मालवा के पठार का निर्माण होता है। कैसे? दरारी नुमा ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण और लावा के जमाव के कारण। तो इसकी नदियां भी हमने देख ली, ढाल भी हमने देख लिया। अब थोड़ा हम यहाँ की चोटियाँ और देख लेते हैं, है ना, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सी चोटी, है ना, कहाँ अवस्थित है, अर्थात मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो लिखिए चोटियाँ, पहाड़ियाँ, चोटियाँ। देखिए जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिंगार। कौन सी है? सिंगार, सिंगार चोटी। सिंगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। कितनी है? 881 मीटर। और यह इंदौर के पास विंध्यन पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इंदौर के पास, इंदौर जिले में विंध्यन पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? विंध्यन पहाड़ी, इंदौर के पास विंध्यन पहाड़ी में अवस्थित है। कौन सी चोटी? सिंगार चोटी। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखिएगा, ये क्या है? एक चोटी है, इस प्रकार से बना लीजिएगा सिंबल। मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो दूसरी है वो है जानापाव। क्या? जानापाव। जानापाव की ऊंचाई 854 मीटर है। कितनी है? 854 मीटर भी है। ये भी इंदौर जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इंदौर जिले में अवस्थित है। अर्थात सिंगार और जानापाव मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियां हैं और यह कहाँ अवस्थित है? इंदौर जिले में अवस्थित है। एक चोटी और पूछ लिया है, धजारी, कि धजारी चोटी
कहाँ अवस्थित है, किस पठार में अवस्थित है, तो वो आता है मालवा के पठार में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, मालवा के पठार में अवस्थित है। कौन सी चोटी, धजारी चोटी। देखिएगा अब और हमें इसमें क्या क्या देखना है, क्या क्या शेष रह गया। देखिए हमने इसका देख लिया, पश्चिम में अवस्थित है, 28% क्षेत्रफल। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, जैसे फायान है विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा, इसे गेहूं का ढलिया प्रदेश कहा जाता है। इसकी चोटियाँ देख ली, इसकी नदियाँ देख ली, इसका ढाल देख लिया, है ना। अब देखिए हम थोड़े जिलों के बारे में और पता होना चाहिए कि इस मालवा के पठार में लगभग कौन कौन से ज़िले अवस्थित हैं, है ना। तो थोड़ा हम उन जिलों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। क्या यहीं देख लीजिएगा, ज़िले काफ़ी ज़िले नहीं हैं दोस्तों। अगर हम मालवा के पठार के ज़िलों की बात करें तो देखिएगा ज़िले कौन कौन से आते हैं, सुन लीजिएगा लिखना क्या है। देखिए इंदौर है, भोपाल है ना, शुरुआत से देखिए इंदौर भोपाल है ना, विदिशा है, विदिशा कुछ क्षेत्र मालवा में आता है, रायसेन है ना, राजगढ़ है, शाजापुर है ना, देवास है, सीहोर है ना, और उज्जैन है, आगर मालवा है, रतलाम है, झाबुआ है। ये सब ज़िले जो है ना, पश्चिमी ज़िले जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से और देख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाता है, किस पठार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दोस्तों मालवा के पठार में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व यहाँ सर्वाधिक क्यों क्या कारण के यहाँ जनसंख्या घनत्व, क्योंकि देखिए जो ये क्षेत्र है ना मालवा का पठार, यहाँ पे क्या होती है कि औद्योगिक अधिक है, उद्योग है, काली मिट्टी है, थोड़ा कृषि प्रधान देश है ना, उपजाऊ मिट्टी भी है। तो यहाँ पे क्या है, जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैव विविधता अधिक पाई जाएगी तो क्या होगी, जीव जंतु अधिक निवास करेंगे, अर्थात लोगों की जनघनत्व तो भी यहाँ पे क्या है, अधिक है। क्योंकि यह कैसा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उद्योग अधिक है, तो यहाँ पर लोग बसने के लिए हैं अधिक जाते हैं। यहाँ की विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है चीनी फायान ने। तो ये सब कुछ परिस्थितियाँ हैं जो मालवा के पठार की है ना, जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। तो ये तो था हमारा क्या, मालवा का पठार। देखिए अब हमें थोड़ी पर्यटन की दृष्टि से और देख लीजिएगा। पर्यटन की दृष्टि से आकर्षण का केंद्र माना जाता है मालवा का पठार, क्योंकि इस पठार में उज्जैन है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर और मांडू जैसे पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं। ये कहाँ अवस्थित हैं, ये भी मालवा के पठार में ही अवस्थित हैं, क्योंकि मांडू धार जिले में है और धार जिला मालवा पठार के अंतर्गत आता है, उज्जैन भी मालवा पठार के अंतर्गत आता है और खंडवा भी मालवा पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मालवा पठार के अंतर्गत आता है। कुछ भाग जो इसमें आता है ना, ओमकारेश्वर अवस्थित है जहाँ। तो ये तो था हमारा क्या, मालवा का पठार। देखिए अब हमें पढ़ना है अगला पठार जो हमारा आता है, कौन सा पठार, मध्य भारत का पठार। हेडिंग डाल लीजिएगा, मध्य भारत का पठार। क्या डालना है, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत के पठार की अगर हम अवस्थिति की बात करें तो जब हमने इस मैप में देखा था तो हमने इसकी अवस्थिति देखी थी। देखिएगा इसकी अवस्थिति क्या देखी थी, हमने देखा था कि हम मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, उत्तर पश्चिम में। कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है ना। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है
और यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.6% है। देखिएगा कितना है, मध्य प्रदेश के, है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, 10.6%। कितना है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.6% है। निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ? देखिए इसका निर्माण हम बात करें तो यहाँ विंध्यन पर्वत पाया जाता है। क्या पाया? विंध्यन पर्वत के किससे? अपर्दन से, अर्थात विंध्यन पहाड़ियों के अपर्दन से चंबल नदी भी यहाँ बहती है। तो चंबल नदी के निक्षेपों से इस पठार का निर्माण माना जाता है। देखिएगा किससे? विंध्यन पहाड़ियों के अपर्दन से और चंबल नदी के निक्षेपों से। किससे? चंबल नदी के निक्षेपों से इस मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ माना जाता है। दोस्तों यहाँ की चट्टानों की बात करें कि यहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, किस प्रकार से चट्टानों इस मध्य भारत के पठार में पाई जाती हैं, तो देखिए इसका निर्माण आर्कियन युग में माना जाता है। आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जो आर्कियन युग की चट्टान हैं वो चट्टानें कौन कौन सी हैं, है ना? आर्कियन युग की चट्टानें हमें आर्कियन युग की, देखिए एक तो ग्रेनाइट, क्या? ग्रेनाइट और निस प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें आर्कियन युग की हैं। और ये चट्टानें कहाँ मिलती हैं? हमें मध्य भारत के पठार में देखने के लिए मिलती हैं। मध्य भारत के पठार से यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाता है कि ग्रेनाइट और निस चट्टान जो हैं कहाँ पाई जाती हैं, किस पठार में अवस्थित हैं। तो कहाँ अवस्थित हैं? मध्य भारत के पठार में अवस्थित हैं। और एक पॉइंट, कितना संपूर्ण मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र का कितना है? 10.6% है। थोड़ा इसका ढाल देख लीजिएगा। क्या? ढाल। इसका ढाल कैसा है मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य भारत के पठार का ढाल कैसा है? इम्पोर्टेंट ढाल है। देखिएगा इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर है। कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ जो नदियों का प्रवाह होता है पहले वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, फिर पूर्वी दिशा में मुड़ जाती हैं। तो हम कहेंगे कि मध्य भारत के पठार का जो ढाल है वो कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं, देखिए चंबल, है ना, पार्वती, कैसी है? पार्वती, कुंवारी, ये नदियाँ बहती हैं। और इनका ढाल कैसा है? पहले, है ना, उत्तर की ओर बहेंगी, फिर पूरब की ओर मिलके यमुना नदी में अपना जल विसर्जित करती हैं। तो इनका ढाल हम कैसा कहेंगे? उत्तर पूर्व की ओर में कहेंगे, है ना। ये तो हुआ इसका ढाल। अब थोड़ा हम इनके जिलों की बात कर लेते हैं कि जिला कौन कौन सा है। देखिए जो मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व जिला है, जैसे ग्वालियर हुआ, है ना, मुरैना हुआ, भिंड हुआ, श्योपुर हुआ, शिवपुरी हुआ, गुना हुआ, है ना, मंदसौर हुआ, नीमच हुआ। तो जो ये जिले आते हैं ये किस में आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो था हमारा क्या? मध्य भारत का पठार, है ना। अब जिले ऐसा तो नहीं है कि मैं लिखूं, है ना, इतने तो समझदार हैं कि उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमें इतनी ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो ये है कि यहाँ किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश के कितना क्षेत्र है। ये भी कभी कभार पूछ लेता है कि विंध्यन पहाड़ियों के अपर्दन से और चंबल नदी के निक्षेपों से किस पठार का निर्माण हुआ? तो हम कहेंगे क्या? मध्य भारत के पठार का निर्माण। इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है ना। कैसा है इसका ढाल? उत्तर पूर्व की ओर है। अब थोड़ा
अगला पठार के देखें तो बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार देखना है हमें? बुंदेलखंड का पठार। हेडिंग डाल लीजिएगा, बुंदेलखंड का पठार। छोटा सा पठार है ना। बुंदेलखंड का पठार। क्या देखना है? बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो देखिए, जो हमारा मालवा का पठार है इसके पूरब में हम थोड़ा पाएंगे। कब? पूरब उत्तर में पाएंगे, उत्तर पूरब में पाएंगे। और जो हमारे मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार के हम क्या पाएंगे? पूरब में पाएंगे। किसे? बुंदेलखंड के पठार को। और अगर हम इसके निर्माण की बात करें, किसकी बात करें? बुंदेलखंड के पठार के निर्माण की बात करें तो यहाँ की जो चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ भी आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। किसने? ग्रेनाइट और निस चट्टानें पाई जाती हैं। देखिएगा, आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की क्या? चट्टानें क्या पाई जाती हैं? आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और आर्कियन युग की चट्टानों में कौन कौन चट्टानें आती हैं? ग्रेनाइट और निस। ग्रेनाइट और निस चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, हमने देखा कि उसमें मध्य भारत के पठार में भी आर्कियन और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई गई और बुंदेलखंड के पठार में भी ग्रेनाइट और निस जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। और इसका निर्माण कब माना जाता है? आर्कियन युग में माना जाता है। किस युग में माना जाता है? आर्कियन युग में बुंदेलखंड के पठार का निर्माण माना जाता है। दोस्तों इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इस पठार की, बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। और यह चोटी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? देखिएगा, सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई महत्वपूर्ण है, 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर सिद्ध बाबा पर्वत की ऊंचाई है जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में है। और यह बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, नदियों के बारे में भी और देख लीजिएगा। जैसे धसान नदी हुई, केन नदी हुई, बेतवा नदी हुई, है ना। धसान, केन और बेतवा जैसी प्रमुख नदियाँ बुंदेलखंड के पठार से प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? देखिए, क्षेत्रफल बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से 7.6% है। कितना है? 7.6%। संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 7.6% है। कैसा? बुंदेलखंड का क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है 7.6%, है ना। अब देखिए रीवा पन्ना का पठार, हेडिंग डाल लीजिएगा, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार रीवा पन्ना का पठार। देखते रीवा पन्ना का पठार सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यानी हाँ, पूर्वी उत्तर में अवस्थित है। कि अवस्थिति की बात करें तो पूर्वी उत्तर में देखिए अवस्थिति।
अवस्थिति कैसी है इसकी, पूर्वी उत्तर या उत्तर पूर्व में अवस्थित क्या, रीवा पन्ना का पठार। यह मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें कि संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है ना, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% है। कितना है, 10.7% रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, 10.7% के लगभग माना जाता है ना, लगभग 10.7% माना जाता है। देखिए जो रीवा पन्ना का पठार है, इसके निर्माण की बात करें हम, इसका निर्माण, किसका निर्माण, रीवा पन्ना के पठार का निर्माण। तो इसका निर्माण देखिए विंध्य समूह के अपरदन से माना जाता है और यहाँ कोडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। देखिएगा किससे, कोडप्पा चट्टानें, कोडप्पा चट्टानों से और विंध्यन पर्वत के अपरदन से। कैसे माना जाता है, कोडप्पा चट्टानों से और विंध्यन पर्वत के अपरदन से रीवा पन्ना पठार का निर्माण पाया जाता है। दोस्तों कोडप्पा जो चट्टानें होती हैं, कहीं पर भी हम इन चट्टानों में एक खनिज पाया जाता है जिसे हीरा कहते हैं, अर्थात इस पठार में हीरा खनिज पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रीवा पन्ना के पठार में हीरा खनिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीरा खनिज पाया जाता है। और इस पठार को एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, इस पठार को कगारीय प्रदेश कहा जाता है, अर्थात यह कगारीय पठार का उदाहरण है। कैसा है, कगारीय पठार का उदाहरण है। रीवा पन्ना का पठार कगारीय पठार का क्या है, उदाहरण है। आपने एक नाम और सुना होगा, जावेरा का उच्च गुम्मद कहाँ अवस्थित है ना, तो कगारीय प्रदेश में उपस्थित है। कहाँ अवस्थित है, जावेरा का उच्च गुम्मद, जावेरा का उच्च गुम्मद कहाँ अवस्थित है, कगारीय प्रदेश में अवस्थित है। और रीवा पन्ना के पठार को क्या कहते हैं, कगारीय प्रदेश कहते हैं, अर्थात जावेरा का उच्च गुम्मद कहाँ अवस्थित है, कगारीय प्रदेश में अवस्थित है। निर्माण कैसे हुआ, कोडप्पा चट्टानों और विंध्यन पर्वत के अपरदन से रीवा पन्ना के पठार का निर्माण माना जाता है। यहाँ हीरा खनिज पाया जाता है। हीरा खनिज की प्रधानता है किस पठार में पाया जाता है, रीवा पन्ना के पठार में पाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बैठन जो सिंगरौली जिले में अवस्थित है, वो कहाँ अवस्थित है, वो भी इसी रीवा पन्ना पठार में अवस्थित है। ऊर्जा राजधानी क्या, बैठन, किस जिले में अवस्थित है, सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, रीवा पन्ना पठार में पड़ता है सिंगरौली। अगर हम इस जिले की महत्वपूर्ण नदियों की बात करें, देखिए एक तो हमारी टॉन्स है ना, सोन नदी, बीहड़ नदी, कौन सी नदी, सोन, टॉन्स, बीहड़, ये मुख्य नदियां हैं जो रीवा पन्ना के पठार से प्रवाहित होती हैं, है ना। तो ये तो हुआ हमारा रीवा पन्ना का पठार। देखिए हमने 4 पठार पढ़ लिए, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। शेष पठारों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।